Okay, so we start our chapter 2 now, and the chapter 2 is units, measurement and dimensional analysis. ये हमारा चैप्टर 2 है, तो इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट और डायमेंशनल एनालिसिस है। तो इसमें ऐसे बुक के हिसाब से देखेंगे तो पहले यूनिट्स और मेजरमेंट है, बाद में डायमेंशनल एनालिसिस है, बट हम पहले डायमेंशनल एनालिसिस को ही पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, हमारे लिए कोई नया चीज भी इसमें होगा, इसलिए हम पहले पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ये क्यों किया जाता है और इससे क्या फायदे हैं, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि फिजिक्स का मतलब है अपने नेचर को जानना, टू अंडरस्टैंड नेचर। तो नेचर को जानने के लिए हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है, फिर उनको स्टडी करना होता है, और स्टडी करने के लिए उन जो हमारे चारों तरफ फिनोमेनन हो रहे हैं उन फिनोमेनन को समझने के लिए हमें कुछ सर्टेन क्वांटिटीज की बात करनी पड़ती है। तो ये क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास अभी टेबल पर कोई बुक रखी होगी या और कोई सामान रखा होगा, तो हम एग्जांपल के लिए अभी बुक को ही ले लेते हैं। तो सपोज तुम्हें बुक के बारे में बताना है, बुक को समझना है, ऐसे ही बाहर से पढ़कर समझने में तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही बुक रखी हुई है, उसको समझना है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जिनको डिस्क्राइब करना है। तो कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, यानी कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो अगर बुक के बारे में बताना है तो क्या क्या बताया जाएगा, बुक का कवर का कलर कैसा है, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, थिकनेस कितना है, मास कितना है। तो ये जो क्वांटिटीज जैसे अभी हमने बोले हैं, लेंथ बोला, मास बोला और कलर, तो ये सभी क्या है, ये हमें अपने आसपास जो नेचर में ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो फिनोमेनन दिखाई दे रहे हैं, उनको समझने, उनको ऑब्जर्व करने और एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए काम आते हैं। तो ये जो चीजें अभी बोली गई हैं, लेंथ, मास, ये कहलाते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब वो क्वांटिटीज जिनसे हम अपने सराउंडिंग वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, जिनकी हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे आसपास जो भी पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही है, उस दिन डिस्कशन किया था कि जरूरी नहीं कि हर चीज हमें आंखों से दिखाई ही दे। तो उन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को पहचाना गया है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पहचाने गए हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक तो क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पहचाने गए हैं। तो उनके नाम हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक छूट गया शायद कोई, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर एक छूट गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये ऑर्डर जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हमारा 4 नंबर छूट गया था तो हमने वहां लिख दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम पूरे नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनको फंडामेंटल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज होते हैं वो कहलाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तो 7 नहीं है, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो उनमें से कुछ को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। जैसे कि हमने लिया एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एंड मैनी मोर। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल यहाँ पर देते हैं। जैसे कि एरिया है, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ऐसे देखने से तुम्हें लग रहा है कि लेंथ अलग है और ब्रेड्थ अलग है, बट अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पता चलेगा कि ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। ब्रेड्थ भी एक टाइप है लेंथ का ही। इट मीन्स कि एरिया जब हमने लिखा, एरिया इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हाउ इट इज रिटन? इट इज रिटन एज लेंथ इनटू लेंथ। ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। फ्रॉम द व्यू ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ब्रेड्थ को भी हम लेंथ ही कहेंगे। तो एरिया मींस लेंथ इनटू लेंथ। और you can say area, a derived physical quantity, can be obtained by applying 2 power on a fundamental quantity length। यानी एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, उसका पावर लेंगे 2, तो हमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे ही और आगे अगर बढ़ जाए, वॉल्यूम को अगर देख ले तो वॉल्यूम में क्या होगा? इसको तो चलो हमने पहले लिख दिया लेंथ टू द पावर 2। और वॉल्यूम, वॉल्यूम इसी तरह अगर लिखा जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ब्रेड्थ और हाइट ये भी लेंथ ही है। तो वॉल्यूम अगर हमें लिखना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें लेंथ की पावर हो जाती है 3। इट मीन्स कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था वॉल्यूम, इसमें अगर हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ लें और उसका पावर ले लें 3, तो हमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसी वजह से ये जो क्वांटिटीज हैं इनको कहा जाता है फंडामेंटल, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी पा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा गया डिराइव्ड और इनको कहा गया फंडामेंटल। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी माने गए हैं। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये क्या क्या हैं? ये हैं एंगल और दूसरा कहलाता है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की बात करते हैं। नो सी, तो हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिखे, सम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या चलो एक फंडामेंटल का टेबल बना लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज,
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन था? मास। और जब हम डायमेंशंस लिखते हैं, जब हमने जैसे एरिया लिखा तो उसमें हमें बार बार लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम लिखा तो लेंथ का क्यूब, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका क्या है कि हम सभी क्वांटिटीज के लिए एक एक सिंबल ले लेते हैं, तो जिससे हमें पूरा लेंथ, पूरा मास ऐसे ना लिखना पड़े। तो जैसे मास के लिए जो हम सिंबल लेंगे वो हमने ले लिया कैपिटल एम। उसके बाद क्या था? लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल ले लिया कैपिटल एल। ये सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर कैपिटल बोला है तो कैपिटल ही लेना है। टाइम, टाइम के लिए सिंबल ले लिया कैपिटल टी। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए सिंबल कैपिटल के। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, टाइम के लिए कैपिटल टी और टेम्परेचर के लिए कैपिटल के लिया गया है, ठीक है। टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी नहीं लेना है, वहां पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैपिटल आई। और क्या बचा? एक 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 होगा, 6 लिख दिया है 5। और यहाँ पर क्या हो गया? 6। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, ये सिंबल यूज किया जाता है, बट ये वाला मोस्टली हमें काम आएगा नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मोल सिंबल यूज किया जाता है, मोल। तो ये सिंबल्स हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है वो कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी इसी टेबल में लिख लेते हैं। ये टेबल बना लेंगे, उसी टेबल में यूनिट्स भी लिख लेंगे। तो मास के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और सिंबल क्या यूज किया जाएगा, इस पर भी ध्यान दें। सिंबल क्या यूज किया जाता है, सिंबल लिखने का तरीका क्या है? तो सिंबल जो यूज किया जाता है यहाँ पर के जी, ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, के जी। और लेंथ के लिए इसी तरह से, लेंथ के लिए जो यूनिट है दैट इज मीटर। और सिंबल क्या यूज किया जाता है? सिंबल यूज करेंगे एम। फिर टाइम, टाइम के लिए यूनिट है सेकंड और सिंबल यूज करते हैं एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूनिट केल्विन। यहाँ तुम देख रहे होगे किसी में हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, किसी में स्मॉल से लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है वो अभी तुम्हें बताया जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, यहाँ पर भी एक्चुअली स्मॉल के होगा, स्मॉल के नॉट कैपिटल के। और एम्पियर, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे दैट इज कैपिटल ए। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट भी कैंडेला होता है, तो सी डी उसी का सिंबल है, कैंडेला। और यूनिट में भी वही सिंबल जो डायमेंशनल एनालिसिस में। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी। और लास्ट मोल, मोल के लिए यूनिट मोल, MOLE। और इसमें जो सिंबल यूज करते हैं वो MOL। तो ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल को जरा ध्यान से देखें। इस टेबल में इस टेबल में अब देखें तो ये तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये है उनका
सिंबल, और ये है यूनिट, और ये है सिंबल ऑफ यूनिट। सिंबल ऑफ यूनिट, ये यूनिट का सिंबल है। ये सिंबल किसका है? ये क्वांटिटी का सिंबल है। ठीक है। हाँ, अब देखो, मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम को केजी लिखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग लिख देते हैं केजी एम, किलोग्राम है तो केजी एम लिख दिया, तो केजी एम लिखा, या कोई कोई लोग केजी एस लिख देते हैं किलोग्राम्स बताने के लिए। तो ये दोनों ही गलत है, ना केजी एम लिखना है ना केजी एस लिखना है। और सिंबल लिखते समय ये भी ध्यान देना है कि कैपिटल के नहीं लिखना है, कैपिटल के और जी नहीं लिखना है। तो कैपिटल लेटर से कब लिखा जाता है? जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से हो, किसी आदमी के नाम से जब होता है, तब हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। ठीक है। अदरवाइज हमें स्मॉल लेटर ही यूज करना है। ठीक। जैसे कि ये वाला देखें, टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन के नाम से है। तो केल्विन एक आदमी का नाम था, तो इसीलिए जब हम केल्विन लिखेंगे तो या तो उसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल के, और अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल के से लिखा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स जो किसी इंसान के नाम से हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है? अगर फुल लिखना है, तुम्हें कंप्लीट लिखना है, तो स्मॉल के लिखना पड़ेगा, और अगर केवल सिंबल लिखना है तो कैपिटल के लिखना होगा। इसी तरह से एम्पियर भी किसी का नाम है, तो पूरा अगर लिखेंगे एम्पियर तो स्मॉल ए से लिखेंगे, और अगर तुम्हें लिखना है ओनली सिंबल तो कैपिटल ए से लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड के लिए एस लिखना है, बहुत से लोग एस ई सी लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। एस ई सी नहीं लिखना है, एस लिखना है। मीटर में बहुत से लोग एम टी लिख देते हैं, कुछ लोग एम टी आर लिख देते हैं, तो एम टी आर भी गलत है और एम टी भी गलत है। ठीक है। कुछ लोग एम टी एस लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सिंबल सिर्फ एम लिखना है मीटर के लिए, सेकंड के लिए ओनली एस लिखना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लिखना है, और मोल के लिए मोल लिखना है। तो इन जनरल हमारा जो सिलेबस होगा उसमें हमें ये वाले जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनकी हमें ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम मैक्सिमम मास, लेंथ, टाइम से ही हो जाएगा, और कुछ चैप्टर्स में टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें क्लास 12 में काम आएगा, 11 में इसका नहीं के बराबर यूज है, शायद ही कहीं मिल जाए। तो मेन हमारा फोकस होगा मास, लेंथ, टाइम, और कभी कभी टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह पर कंफ्यूजन होता है। दो जगह कंफ्यूजन कहाँ होता है कि मास के लिए जब सिंबल लिखते हैं तो वो लिखा जाता है एम, लेकिन जब हम इस वाले एम को देखें, स्मॉल एम, तो तुम समझ जाना कि स्मॉल एम मास नहीं है, स्मॉल एम है लेंथ। ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में अगर कैपिटल एम लिखा हुआ है तो तुम समझ जाओगे कि वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल एम लिखा है तो इट मींस दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ, वो यूनिट ऑफ लेंथ है, यानी कि वो मीटर है। ठीक है। और ये मास क्या है? मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसके लिए सिंबल है कैपिटल एम। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। अब डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं? सिंबल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जब लिखा जाता है तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो जब हम मास लिखेंगे तो मास को डायमेंशनल एनालिसिस जब लिखा जाता है तो उसमें कैपिटल एम को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। ठीक है। इसको लार्ज ब्रैकेट बोल सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट बोल सकते हैं, इस तरह से लिखना है। और अगर लेंथ लिखना है तो लेंथ को कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, बिना इसके अगर लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा, भले ही तुम्हारा सब सही हो बट वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है। टाइम अगर लिखना है, टाइम, टाइम को लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है। उसी तरह टेम्परेचर अगर लिखना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखा जाएगा इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के। करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो ए लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, ए लिखा जाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है, इनमें कोई डेविएशन पॉसिबल नहीं है, जो बताया जा रहा है वैसे ही लिखना है। ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसको बता दिया जा रहा है।
इसको लिखा जाएगा CD, कैपिटल C स्मॉल d। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखा जाएगा MOL, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स यूज किए जाएंगे डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ठीक। तो ये जो हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब पूरा भर जाए, क्योंकि फिर हम इसको मिटा देंगे, तो स्क्रीनशॉट जो होगा तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद फिर हम इसको क्लीन कर देंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, तो जैसे हमने अभी कहा था कि कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हम लेते हैं, एग्जांपल के लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने लिए, तो हमने डिराइव्ड क्वांटिटी लिया, सपोज एरिया लिया, एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिंबॉलिकली फार्मूला हम लोग L इंटू बी लिख देते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर देखें तो वो क्या है? ब्रेड्थ भी एक टाइप ऑफ लेंथ है, तो इसको हम लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है, दिस पावर 2, ये जो 2 पावर है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाएगा? डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। क्लियर है? इसी तरह से अगर मान लो किसी ने लिखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के टर्म्स में अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा लेंथ टू द पावर 3। तो हम क्या बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ। क्लियर? इस तरह से बोला जाता है। और कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज हमने ले लिया डेंसिटी। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें देखें, मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डायमेंशन जानने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के टर्म्स में लिखा तो हो जाएगा लेंथ टू द पावर 3। अब अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, मास टू द पावर +1 एंड लेंथ टू द पावर -3। तो अब अगर इस वाले क्वेश्चन में बोला जाए कि डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी क्या हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट आर द डायमेंशंस of density, so what will be the answer? +1 in mass and -3 in length. So these are the dimensions. तो आई होप कि डायमेंशन क्या होता है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई पूछे कि डायमेंशन क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे? डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी which is raised on
which is raised to obtain a derived quantity. ठीक है? What is the meaning of dimension? Dimension is the power of fundamental quantity to which it is raised to obtain a derived quantity. तो ये हुआ dimension. अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला होता है कि जब हम एरिया को लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, तो इतना बड़ी जगह में हमको नहीं लिखना है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. तो हमें जो मिलेगा उसको हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला. तो जैसे एरिया है, तो एरिया कैसे लिखा जाएगा डायमेंशनल फार्मूला में? तो जब हमें एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे. एरिया को ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे. तो ये ब्रैकेट में लिख देना इस बात का प्रूफ होगा कि हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया लिख रहे हैं. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया कैसे लिखा जाएगा? तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया का मतलब है लेंथ स्क्वायर. तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेंथ के लिए कैपिटल एल और यहाँ लगा देंगे स्क्वायर. तो ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया. ठीक है? तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं. तो वो क्या गलती करते हैं? वो ऐसे लिख देते हैं एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया. अगर ऐसे कोई स्टूडेंट लिखता है तो वो गलत माना जाएगा. दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. और फिर करेक्ट क्या होगा? इस तरह से अगर लिखा, अगर ऐसे लिखा, देन इट इज करेक्ट. समझ में आ गई बात? क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगाए गए ना, ये इस बात का सिंबल है कि हम एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं. और अगर ऐसे लिख दिया एरिया इक्वल टू दिस, तो ये तो गलत हो जाएगा. ठीक है? तो डायमेंशनल फार्मूला जब भी लिखेंगे ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे. इसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता, वॉल्यूम का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे? इस तरह से लिखोगे वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब, इस तरह से लिखा जाएगा. डेंसिटी के लिए अगर लिखना है तो डेंसिटी को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि हमें डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है. तो इसमें डेंसिटी में देखो क्या था, मास की पावर थी +1 और लेंथ की पावर थी -3. तो क्या लिखेंगे? m l टू द पावर -3. तो ये हो गया डेंसिटी. ठीक है? इसी तरह से अब तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? अब होमवर्क में तुम कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं ये पढ़ना है, और फिर कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हम तुमको बता देते हैं, उनका तुम्हें लिखना है. प्रैक्टिस करके देखना. ये एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी बता दिया है. इसके बाद में और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो हम बता देते हैं, इनको तुम प्रैक्टिस करना. ठीक है? जैसे कि और आगे बताएंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी. ये तुम्हें होमवर्क में करना है. वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी,